करता हूं आपके साथ, और ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन में लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और आप मुझे बताएं। यूपी की 3 क्लास जो हुई हैं वो अलग हैं, इस बैच में अलग हो रही हैं बिल्कुल। तो कृषि सुधार से संबंधित कानून संसद में कब पेश किए गए, आपको बताना है। एक्चुअली आप जानते हैं कृषि सुधार कानून जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं, आप जानते हैं बिल्कुल, और इनको लेकर विवाद भी रहा है बहुत। पहले इसका एक अध्यादेश लाया गया, क्योंकि संसद में आप जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर, या ये पूछ सकता है इसका अध्यादेश कब लाया गया, इसको कानून बनाने के लिए कब कहा गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप बताइए मुझे। बिल्कुल, तो थोड़ी सी इश्यू रहा है, हेल्थ इश्यू रहा है बिल्कुल, तो इसी वजह से, और उस दिन टेक्निकल एरर भी रहा। चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगता है आपको। तो इसका जो अध्यादेश एक्चुअली लाया गया इसके ऊपर, तो यहां पर आपको रखना है जून 2020 के अंदर। तो ये अध्यादेश लेकर आए सरकार, ऑर्डिनेंस लेकर आई, और बाद में इसके कानून बन गए। और बिल्कुल यहां पर याद रखना जून 2020 यहां पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत पुनः कौशल कोष यानी कि री स्किलिंग फंड, जो कि सरकार द्वारा इस नए कानून में ऐड किया गया है, और इस बेहतरीन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से न्यू और इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो री स्किलिंग फंड बनाया जाएगा हर साल, एक्चुअली हर एक एम्प्लॉय को उसमें योगदान करना होगा, ताकि एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के लिए यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। तो हर एक साल का एक व्यक्ति का लगभग कितना पैसा यहाँ पर लिया जाएगा, मैं आपको बता दूं। जो लेबर रिफॉर्म के कानून हैं, इसका राइट आंसर आपको करना है। और जल्दी से मुझे ABCD का आंसर बताइए भाई, सही आंसर क्या होगा। तो एक दिन का, एक साल का एक व्यक्ति का 15 दिन का पैसा, कितना, 15 डेज का जो पैसा होगा एक्चुअल में ये लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 15 डेज के लिए। ठीक है भाई, जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पर श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन का कितना होना चाहिए। ये जितने भी नए कानून अपडेट किए गए, आपको पता है 2019, 2020, 2014 के बाद से, और आप जानते हैं कि GST 2014 के बाद का है, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, बिल्कुल आप जानते हैं, इसलिए उसको अलग से देखिएगा यहां पर। तो महिलाओं का जो वेतन का अनुमान यहां पर रखा गया है, वो पुरुषों का कितना होना चाहिए, इस बारे में देखिए बात की गई है, और ये इक्वल टू मैन होना चाहिए। अभी हम देखते हैं मोस्टली तो महिलाओं का थोड़ा अलग नजर आता है, पुरुषों का थोड़ा अलग नजर आता है। तो अब ये कहा गया कि इक्वल होना चाहिए, महिला और पुरुष के लिए बराबर होना चाहिए। तो राइट आंसर है इक्वल टू मैन, पुरुषों की वेतन के बराबर होना चाहिए। श्रम सुधार कानून 2019 के अंतर्गत ओवर टाइम कार्य के लिए वेतन का क्या प्रावधान है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अलग से हैं, और आपको इस पर बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो श्रम सुधार कानून जो आया है 2019 में लेबर रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग, तो कितने वेतन का प्रावधान है ओवर टाइम के लिए, बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा। शिवम उपाध्याय, बिल्कुल आप देखेंगे इसे, तो बस प्रे कीजिए कि हेल्थ थोड़ी ठीक रहे अभी। तो ओवर टाइम कार्य के लिए देखो यहाँ पर ये रूल बनाया है सरकार ने कि अगर आप किसी से ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आप वहां पर आप डबल पैसा आपको पे करना होगा। जो भी 1 आवर का अमाउंट रहता है बेसिकली, उसका आपको डबल पे करना होगा। दैट्स आपको याद रखना है बिल्कुल। 050 ऐड नहीं था, तो बिल्कुल वो गिनती में ऐड नहीं था, आपको मैंने बताया था। चलिए, और यहां पर आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल प्रीलिम्स बिल्कुल 22 अगस्त को होना है। चलिए, डबल MCQ याद करें। अच्छा, श्रम सुधार कानून के अंतर्गत हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक है। एक नया कानून लाया, 4 ही करेंगे ना आपने, 0, 5, 12, हाँ बिल्कुल 4 करेंगे। और बेसिक तौर पर चलिए मैं बताता हूं हिमांशु, वैसे इसे 4 ही गिना जाता है, 5, 12, 18, 28, 0 भी ऐड कर लेते हैं तो 5 हो जाता है मोस्टली। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो नहीं अभी तक, लेकिन एक बार जरूर आंसर करूंगा मैं। लेकिन पहले अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए मुझे। हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिन पहले सूचित करना होगा, अदरवाइज आप जानते हैं उसको मना कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो नए कानून के तहत आप 60 दिन की अनाउंसमेंट करने से पहले, मेरी बात समझ लो, तो बिल्कुल याद रखेंगे 60 दिन की अनाउंसमेंट से पहले आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुधार में आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 किस अधिनियम का संशोधन, यानी आप जानते हैं कृषि सुधार में 3 तरह के कानून लेकर आए गए।
स्टैटिक जी के बैच में होगी या नहीं? भाई बिल्कुल, देखो ये आपको विकास कुमार, ये भाई आपको टीम से पूछना है फाइनली। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया, जिसके तहत पहले की किसी भी तरह की गुड्स को, यानी स्पेशली जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको आप स्टोर नहीं कर सकते थे। ये कानून 1955 का है भाई, ठीक है बिल्कुल। अरुण भारद्वाज, चलिए याद रखिए यहाँ पर। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, जिसको बदल कर अब 2020 यानी अपडेट कर दिया गया है आप लोगों को। विवेक यादव, बिल्कुल भाई, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है? आप जानते हैं जो ग्राहकों के लिए कानून आता है, जागो ग्राहक जागो, आपने सुना होगा कि आपके पास अधिकार है ग्राहक के, अगर वो चाहे तो कंज्यूमर फोरम, जिन्हें कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं हम लोग, कंज्यूमर फोरम में जाकर वो क्या कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपने किसी भी तरह की कंप्लेंट कर सकता है। तो ये 1986 यानी राजीव गांधी की सरकार एक कानून लाई थी और इसे अभी बदल दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, यानी अपडेट कर दिया गया, नए पॉइंट ऐड कर दिए गए। तो आपको ये बताना है जो नया वाला हमारा कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, ये 2019 में पारित किया गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है हमारा, और 20 जुलाई 2020 को इसे लागू किया गया। हमारे उस समय जो मंत्री थे, जो कंज्यूमर अफेयर मामलों के मंत्री थे एक्चुअल में, उनका नाम जो था, बेसिक तौर पर अभी आप जानते हैं उनका निधन हो चुका है, रामविलास पासवान जी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, तो याद रखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2020 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म उद्योग हैं हमारे में, निवेश की सीमा क्या है? यानी कि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं जिन्हें एमएसएमई कहते हैं, और ये कहा गया कोरोना के बाद सुधार में कि इनको बढ़ाने की जरूरत है, और फिलहाल सरकार ने इसको बढ़ा दिया। पहले ये 25 लाख तक होता था, यानी माइक्रो का मतलब 25 लाख के इन्वेस्टमेंट तक, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया। कितना, याद रखना, अगर बात इन्वेस्टमेंट की पूछ रहा हो, यानी निवेश की पूछ रहा है, तो ये 1 करोड़ तक आपको याद करना है। इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ तक? 1 करोड़ तक। लेकिन अगर इस सवाल में टर्नओवर होता, अगर इस सवाल में कारोबार की लिमिट पूछी होती टर्नओवर की, तो फिर आंसर हो जाता 5 करोड़ रुपए। इस तरह से आपको दोनों बातें याद करनी है, निवेश 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक। तो बेसिक तौर पर इस तरह से आप इसे माइक्रो एंटरप्राइज कह सकते हैं। 2015 में, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा एक एक बात, सत्येंद्र थैंक यू। 2015 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली, यानी कि जो सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के पुनः उत्थान के लिए, मतलब कि उनको दोबारा से बेहतर करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था 2015 के अंदर? आप जानते हैं सरकारी बैंकों की हालत बहुत खराब है, बहुत सारे अलग अलग बदलाव किए गए सरकारी बैंक के अंदर, और आपको याद रखना यहां पर 2015 में सरकार लेकर आई थी एक मिशन इंद्रधनुष। याद रखें, ये वो इंद्रधनुष नहीं है जो टीकाकरण करने के लिए लाया जाता है, वो वैक्सीनेशन वाला यानी टीकाकरण वाला इंद्रधनुष अलग है बिल्कुल। उसमें 8 प्रकार के जो टीके, बीमारियों के टीके, वो अलग आते हैं। यहां जो मिशन इंद्रधनुष है वो बैंकिंग सिस्टम के रिफॉर्म के लिए 2015 में लाया गया था एक्चुअली, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ, और आपको मुझे उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना, बस एग्जाम में जाएंगे जब आप 20 अगस्त को, उम्मीद करता हूं एग्जाम टाइम पर होगा। हरियाणा की तरह ऐसा ना हो, 7 और 8 यानी आज 8 ही है बेसिकली, 7 तारीख और 8 तारीख यानी कल और आज जो एग्जाम हुए, बेसिक तौर पर आप जानते हैं कि उनको कैंसिल कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, और ऐसा यूपी सरकार वैसे उम्मीद है नहीं करेगी, और दुआ भी करते हैं ना करे ऐसा, टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कर ले। चलिए, 2021 में आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से लोक निगम विभाग, जो पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेज जो डिपार्टमेंट है बेसिक तौर पर, जिसे पीईडी कहते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट कहते हैं, लोक निगम विभाग, ठीक है।
को किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया 2021 के अंदर? तो आप जानते हैं 2021 में ही किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार को विनिवेश करना है और लोक निगम विभाग सरकार ने अभी जो पहले किस में आता था मैं बता दूं, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में आता था। पहले किस मंत्रालय में आता था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में आता था, लेकिन अब इसे कर दिया गया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। मेरी बात समझ में आ रही है? कल बिल्कुल क्लास लेंगे इको की, उम्मीद करते हैं। तो काफी आपके कमेंट आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, बट अच्छी बात है, आपको लग भी रहा है, बट उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर और कल क्लास होगी आप लोगों की। और कुछ बच्चे पीडीएफ को लेकर परेशान हैं, मैं आपको बता दूं इस बार पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन पहले पूरी वीडियो देखें, उसके बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व होता जाएगा। और पिछली बार की वीडियो जो थी पिछले संडे की क्लास की, वो भी अपडेट कर दी गई, अपलोड कर दी गई डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए। आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से रेलवे में, आप जानते हैं रेलवे के अंदर सरकार ने एफडीआई यानी कि प्राइवेटाइजेशन को अलाउड कर दिया, तो कोई भारतीय कंपनी, कोई विदेशी कंपनी अब यहां पर क्या कर सकती है? इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं यहां पर। तो आपको जल्दी से याद रखना है बिल्कुल। तो रेलवे में सरकार द्वारा जो विदेशी निवेश है, इसकी अनुमति कितनी कर दी गई है? 100%। आपको याद रखना है रेलवे के अंदर जो रेलवे स्टेशन है, जैसे आपको पता है कई रेलवे स्टेशन और ट्रेनें प्राइवेट हुई हैं, उनमें विदेशी कंपनियां भी काम कर सकती हैं। तो याद रखना 100%। आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से बीमा क्षेत्र में देखो, यहां पर एफडीआई हमेशा पता है 91 के बाद से आई है देश में, लेकिन बीमा क्षेत्र के अंतर्गत आपको सबसे पहले याद रखना है यहां पर तो बिल्कुल आप देखेंगे तो बीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितना कर दिया सरकार ने? इंश्योरेंस के अंदर देखो यहां पर 74% कर दिया गया। बिल्कुल इसे राइट आंसर को याद रखना है, एक एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं इसके लिए। तो यहां पर राइट आंसर होगा 74%, 74% है बीमा सेक्टर के अंदर। कृषि कानून विवाद में एमएसपी को लेकर, जो एमएसपी की समाप्ति का डर यहां पर बताया जाता है कि जो एमएसपी होता है जिसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हो, एक्चुअली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बेसिक तौर पर, तो याद रखेंगे ये एमएसपी की समाप्ति का जो डर है, मुख्य कारण है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसान, आपने पढ़ा एग्रीकल्चर में 23 फसलें हमारे देश की हैं, जिसमें 22 फसल, एक गन्ना भी आता है, शुगर केन, यानी 23 फसलें कही जाती हैं जिनकी एमएसपी होती है, यानी इससे कम रेट पर कोई भी बाजार में नहीं खरीदता। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है जो हमारा, इसे किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, बताइए मुझे जल्दी से तरुण। और एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई इसको जल्दी से, हम चाहते हैं इस बार हमारा 200 जो लाइव का रिकॉर्ड यानी 200 अभी तक पहुंचा था, वो कम से कम इस बार 250 होना चाहिए। तो आपको बताना है यहां पर, तो CACP के द्वारा, इसे कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत व मूल्य आयोग कहते हैं इसे, और इसके द्वारा 23 फसलों का डिफाइन किया जाता है एमएसपी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति या पहली आर्थिक नीति कब पेश की गई? तो भारत आजादी के बाद पहली नीति लेकर आया था, और आपको राइट आंसर करना है मनोज कुमार, भाई जल्दी ही आ जाएगा। और एक एक क्वेश्चन आपको याद करना है एग्जाम के दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 1948 में 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी, एक्चुअली वो 1948 में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत सरकार ने विनिवेश नीति को अपनाया 91 के अंदर, जब मनमोहन सिंह लेकर आए थे नई आर्थिक नीति, तो उसके अंतर्गत विनिवेश नीति को अपनाया है। इसका अर्थ क्या होता है?
जल्दी से बताना है विनिवेश नीति का मतलब क्या होगा। यहां पर आपको राइट आंसर करना है भाई। विनिवेश नीति का मतलब डिक्रीज इन गवर्नमेंट शेयर्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट शेयर्स, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट रिडक्शंस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड करना। जल्दी से राइट आंसर करके मुझे बताइएगा सभी लोग। और बिल्कुल याद रखेंगे कि यहां पर जब बात हो रही है निवेश करना, निवेश का मतलब है सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाना, और विनिवेश का मतलब है सरकार की हिस्सेदारी को कम करना, डिक्रीज करना गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स को, दैट इज विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसके अलावा मैं आपको यहां इंफॉर्म कर दूं जल्दी से, आप देखेंगे यहां पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए ही आपकी भारत और विश्व की जो सामान्य जागरूकता है, इस पर मैं टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं आपके पास। और बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे से बनाए हैं विकी, और इससे बाहर नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जागरूकता है आपकी, उस पर भी टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं भाई। तो चलिए ये अच्छे से पढ़कर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपसे बिल्कुल, और आगे भी ये क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। पार्ट 4 नहीं चल रही है, वो आज चलेगी आपकी, ठीक है, वो क्लास नहीं हो पाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि सुधार में कौन सा विधेयक सम्मिलित नहीं है। यानी जो कृषि सुधार आए हमारे, इसमें आपको पता है यहां पर, और ये आपके पास दोनों इसी 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए इन्हें आप याद रखेंगे ध्यान से। कृषि सुधार में कौन सा विधेयक सम्मिलित नहीं है, और ये आ जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी वीडियो इनके ऊपर, ठीक है भाई। चलो, तो कौन सा विधेयक नहीं है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको यहां पर इंफॉर्म कर दूं, सबसे पहले जो इस बार विधेयक लाए गए हैं कृषि सुधार से संबंधित, उसमें आपको पता है, देखो ये वाला कानून भी है जिसके तहत वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। ये वाला कानून है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा ये वाला कानून भी है आपके पास, यानी इसेंशियल कमोडिटी 2020 वाला। लेकिन जो नहीं है वो आपको याद रखना है बेसिकली, जो नहीं है वो कौन सा, कंज्यूमर एंड फार्मर प्रोटेक्शन बिल, ये वाला कानून इसके अंदर नहीं है। आवाज क्यों नहीं दे रहा था? तो चलिए ये 3 हमारे पास हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं यहां पर। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, नेक्स्ट देखिएगा, सबसे जरूरी समस्या जिसने 1991 में आर्थिक नीति को लागू करने के लिए, देखो 91 के अंदर आप जानते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, और आपको ये पता होना चाहिए इस पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था। तो आपको देखो याद रखना है, उस समय विदेशी मुद्रा संकट में चल रहा था, यानी भारत के पास जो विदेशी भंडार था वो मात्र इतना बचा था कि 10 दिन के ही बराबर, जिसे कहते हैं कि 10 दिन के ही बराबर था वो। हमारी जो सरकारी क्षेत्र है उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, सरकारी डिपार्टमेंट सारे नुकसान में थे। और जो टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब है कर चोरी करना, यानी टैक्स ना पे करना, ये सारे कारण थे जिनकी वजह से एक्चुअल में क्या हुआ, सरकार को यहां सुधार करते हुए क्या करना पड़ा, नई आर्थिक नीति लेकर आनी पड़ी, ठीक है। ये सभी कारण आप इसके याद करेंगे। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में हिस्से को निजी संस्थानों को बेचना, सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां इनके हिस्से को निजी संस्थानों को बेच देना, ये क्या कहलाता है, आपको याद रखना है। जब भी सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को सेल करती है, एक्चुअल में आपने देखा होगा बेसिकली अभी बीपीसीएल को, इंडियन रेलवे को, एयरपोर्ट्स को, बेसिक तौर पर हम यही कर रहे हैं और आपको पता है। तो सरकार द्वारा ऐसा कुछ भी करना क्या कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट करना कहलाता है भाई। जल्दी जल्दी राइट आंसर करेंगे आप लोग, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगला, 1991 की औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति जो आई थी वो कैसी थी, आपको ये बताना है। 1991 की जो आर्थिक नीति थी, अगर आपने ये 30 क्वेश्चन कर लिए ना, तो मुझे उम्मीद है कि 5वीं वीडियो है ये मेरी इकोनॉमिक्स को लेकर, और मैंने आपसे कहा था 5 नंबर की इकोनॉमिक्स के लिए 5 क्लास आपकी बहुत होंगी, और ये 5 क्लास यानी 150 क्वेश्चन आपके बन गए सिर्फ इकोनॉमिक्स को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन आसानी से इसमें मिल जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर आपकी नॉलेज इतनी है कि ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप।
1991 की आर्थिक नीति कैसी थी, तो आपको याद रखना है। तो 1991 की आर्थिक नीति थी जो किसके साथ थी, विरोधी नहीं थी, बल्कि किसको प्रेरित करती है, निजी क्षेत्र को बढ़ाने की बात करती है। इसे क्या कहोगे, 17 तो सही गए अभी तक, चलिए अच्छी बात है। तो प्रोएक्टिव सेक्टर पॉलिसी आप इसे कह सकते हो, ये निजी क्षेत्र का समर्थन करती है। ये नहीं कहती सरकार का विरोध करो, बल्कि निजी को बढ़ाओ, इस बारे में बात करती है। प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी से कहोगे आप। डैश लिखा है पहले का अर्थ आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए नीति और नियमों में समय में दूसरी अवधि में परिवर्तन करना। एक्चुअली इसका सीधा सा मतलब यह है समय के आधार पर आर्थिक नीति में बदलाव करना, और आर्थिक नीति में जो बदलाव करना होता है उसी को बोलते हैं आर्थिक सुधार करना। एक्चुअली सुधार जरूरी नहीं कि हमें जो लगता है वो सही लगता हो सकता है सरकार जो सोचती है वो पॉजिटिव, हमें जो लगता है वो नेगेटिव। तो कई बार हम बदलाव का मतलब होता है सुधार करना, अच्छे के लिए बात करना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है एक से दूसरे समय के अंदर चीजों में परिवर्तन करना। निजीकरण बेसिक तौर पर क्या महत्व क्या है, निजीकरण जो लाया गया, एलपीजी जो लाया गया, भाई जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो निजीकरण लेकर आया गया आपके पास क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है। डिक्लाइन इन प्राइवेट मोनोपोली, निजी एक अधिकार में गिरावट करना, सार्वजनिक या सामाजिक कल्याण को बढ़ाना, या बीमार बीमार का मतलब नुकसान वाले सामाजिक उद्यमों में नए निकास नीति लेकर आना, या जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, आपने देखा है, उनको बनाने में बहुत पैसा लगता है, उनके एम्प्लॉइज बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां पर बेनिफिट्स बहुत ही रेयर होते हैं। तो चलिए इसे आपको याद रखना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये एक बड़ा कारण इसके अंदर रहेगा आपके पास। देखा एक भी नहीं मारी, उससे कितने मारेगी, उसमें अपने आप आवाज हो रही है कभी कभी। चलिए तो मिनिमाइज करना वेस्टेज को, चलिए आगे याद रखिएगा। और नाम बदलने का मतलब ये नहीं समय के साथ चीजों को बदलना। एलक्यूपी राज का अर्थ क्या है, एक्चुअली 91 से पहले 1991 से पहले देश में क्या चलता था, एलपीक्यू चलता था या एलक्यूपी चलता था, बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र अभी तो नहीं है वो, और बिल्कुल एलक्यूपी राज का अर्थ क्या है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए 91 से पहले क्या चलता था। तो 91 से पहले जो चलता था मैं आपको बताऊं, उसका मतलब था लाइसेंस, कोटा और परमिट। एक्चुअल में लाइसेंस, कोटा और परमिट इसे कहा जाता था, क्योंकि पहले हर चीज का लाइसेंस, कोटा या परमिट लेने की जरूरत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ता। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, आंसर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं दिलजीत। तो एलक्यूपी राज का अर्थ क्या है, लाइसेंस, कोटा और परमिट राज करना, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे और बताइए मुझे आर्थिक सुधारों का उद्देश्य, तो यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 दिशाओं में ले जाना था, जो क्या थी। मतलब पहले जो एलक्यूपी था हमारा, लाइसेंस, कोटा और परमिट, इसको बंद कर दिया, तो अब क्या लेकर आए हम, तो अब जो लेकर आए उसे क्या कहोगे आप, मुझे आंसर करिएगा पहले जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ। अनुज त्यागी, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे मुझे यहां पर। तो लाइसेंस, कोटा और परमिट का राज खत्म करके एलपीजी वाला लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बनेगा एलपीजी। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है व्यापार करने की आजादी, व्यापार से परमिट, व्यापार से कोटा, व्यापार से लाइसेंस नीति को हटाने की आजादी। तो ये सारी जो परमिशन दी गई उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ाना, आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब विदेशों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना। तो एलपीजी लेकर आई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बुनियादी ढांचे में सुधार के तहत सरकार के हवाई मार्ग से एक क्षेत्रीय संपर्क योजना शुरू करने के रूप में जाना जाता है। बताइए वो कौन सी योजना है जिसमें सरकार बाई एयर यहां पर क्या करती है, उजाला, उड़ान, उज्जवल या पहल, ये योजनाएं हमारी हैं। तो बेसिक तौर पर आपको राइट आंसर याद रखना होगा। तो हवाई मार्ग से एक क्षेत्रीय संपर्क योजना
जो लेकर आई गई है यहां पर, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस बार राइट आंसर होगा उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक। कोई बात नहीं है, मेरी बात समझना। तो जल्दी से याद रखिएगा, एलपीजी है यहां पर और उसके बाद उड़ान याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, नई आर्थिक नीति का अनुसरण करते हुए कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करता है? मतलब नई आर्थिक नीति, यानी पुरानी वाली नीति में एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट था, आपको यह बताना है नई आर्थिक नीति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल अनुज, बरेली में एयरपोर्ट भी बना है जो कि 55वां एयरपोर्ट है उड़ान योजना के तहत। ठीक है, 56वां, माफ कीजिएगा, 55वां एयरपोर्ट हिसार का है जिसका नाम बदल दिया गया यहां से। और बिल्कुल ये कहां से स्टार्ट हुई थी उड़ान योजना? शिमला से दिल्ली पहली फ्लाइट चली थी, वही आपको याद करना है। तो अब जो आता है वो सर्विस सेक्टर को ज्यादा चांस दिया गया। नई योजना के तहत सर्विस सेक्टर सबसे आगे है। अगला, किस नीति का अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, यानी इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ जोड़ना। अभी अभी मैंने आपको बताया, एक इकोनॉमी को जब दूसरी इकोनॉमी से जोड़ा जाता है तो इसी ग्रुप को बेसिक तौर पर क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आपको यहां पर याद रखना है, जब एक और दूसरे देश की बात हो उसे कहेंगे वैश्वीकरण। जब आपने कहा विनिवेश को अपनाया गया तो यह हुआ निजीकरण, और यहां व्यापार करने की इजाजत दी जाए तो उदारीकरण कहलाएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे वैश्वीकरण। भारत में पहली बार उदारीकृत नीति, औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब? तो भारत में जो पहली बार उदारीकृत, इससे पहले जितनी नीतियां आई थी उस समय हम क्लोज्ड इकोनॉमी मानते हैं खुद को। पहली बार उदार, उदार का मतलब यहां पर मतलब नए तरीके से फ्रीडम देते हुए देश में। तो पहली बार उदारीकृत औद्योगिक नीति जो लाई गई वो 91 में। कब लाई गई? 24 जुलाई 1991, जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और इस 24 जुलाई को कहा जाता है गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो याद रखेंगे 1991 के अंदर। 91 में औद्योगिक क्षेत्र में विनियमन करने के समय कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? यानी सरकार ने कहा था हम सभी क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन दो ऐसे सेक्टर होंगे, याद रखना कितने? दो ऐसे सेक्टर होंगे जिनमें कोई भी, आपको याद रखना, प्राइवेटाइजेशन उस समय कहा था नहीं होगा। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। तो रेलवे और एटॉमिक एनर्जी उस समय की नीति में, याद रखना। क्यों नहीं हो रही भाई, आपको पता है? तो 2 क्लास यूपी जीके की क्लास जीत। चलिए भाई याद रखेंगे, तो जल्दी होगी भाई, सब कुछ होगा। तो दो ऐसे क्षेत्र थे हमारे जो आरक्षित कर दिए गए थे, किसके लिए? चलिए भाई पिंकू, एमआरटीपी 1969 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? आपको यह बताना है। हम यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअल में, और आपको पढ़ना होता है। पहले पढ़ने के लिए आप कैरियर व्हील आप डाउनलोड करते हैं और वहां से आप स्टडी करते हैं चीजों की। उसके बाद जब करते हैं तो आपका डबल आपको एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन सही होने लगता है। एमआरटीपी का मतलब मैं आपको बता दूं, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। 1969 में कानून बनाया सरकार ने, जिसके तहत मैंने बताया कि विदेशों से व्यापार करना या देश में जो प्राइवेट सेक्टर उसको रोक लगाना। एमआरटीपी कानून का मतलब था बेसिक तौर पर यहां पर प्राइवेट सेक्टर की महत्व बहुत कम रहेगा। तो ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस यानी हर चीज पर रोक लगा कर रखना। तो 91 तक ये नियम चलता रहा। 91 के बाद जब इसको बदला गया एक्चुअली 2002 के अंदर, 2002-2003 में, तो यहां पर एमआरटीपी कानून की जगह जो लाया उसे कहते हैं कंपटीशन एक्ट लाया गया। और एक फेरा कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, 1973 का फेरा, उसको 1999 में 1999 में उसे फेमा करा गया। ये दो कानून जो आर्थिक सुधार से पहले थे ये बाद में बदल गए, एमआरटीपी से कंपटीशन और फेरा से फेमा। चलिए याद रखिएगा, किसी देश में, जल्दी से बताएंगे, किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं? तो जब आप अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ते हैं सबको, तो अभी अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन एक्चुअल में रिपीट हो गया यहां पर। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी वैश्वीकरण कहते हैं आप इसे। तो ये 30 एमसीक्यू में लेकर आया था और इसकी पीडीएफ
ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है।